Economic reforms since 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. दिस इज व्हाट योर चैप्टर नंबर 6. ओके, तो इसको पढ़ने से पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है वो हम समझेंगे और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या था, सारी चीज़ें हम देखेंगे. ठीक है, इस सब को देखने से पहले आपको पता होगा एक स्टोरी मैंने बताई थी कि 1950 से लेके 1990 तक कौन सी पॉलिसी चलती थी. पिछले वीडियोस में मैंने सब बता दिया है कि पब्लिक सेक्टर का मेन रोल था, सरकार बहुत ज़्यादा जो है इंटरफेयर करती थी, ये सब चीज़ें मैंने बता दी. अब इसको और अच्छे से बताऊँगा. इसके पहले हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है. इकोनॉमिक रिफॉर्म रिफर्स टू सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब होता है ये इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं जो कि सेट की जाती हैं. ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू. ठीक है, किस लिए सेट की जाती हैं, ताकि क्या कर सके हम एक्सेलरेशन के, मतलब कि हम किस रास्ते पर रहें, डेवलपमेंट और ग्रोथ के रास्ते पर रहें, इसलिए इसको सेट किया जाता है. तो ये चेंज हुआ 1991 में. जो हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो हमारी चेंज हुई, रिफॉर्म हुई, थोड़ा सा उसमें चेंजेस आया 1991 में. ठीक है, यानी कि 1990 के बाद, 1990 के बाद 1991 में हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज आया. क्या चेंज आया, पहले क्या था, 1950 से लेके 1990 तक गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी चलाती थी, LQP. LQP का मतलब लाइसेंसिंग, कोटा, परमिट, ये पॉलिसी चलाती थी. इसमें क्या था, प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट नहीं करने दिया जाता था. जनरली सब कुछ सरकार के हाथ में था. सब कुछ मतलब सब कुछ का मतलब सब कुछ, बहुत ही कम ऐसी चीज़ें थी जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में थी. बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी कहीं करने के लिए किया जाता था तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लाइसेंस वगैरह लगते थे. वो प्रोडक्शन फ्रीली नहीं कर सकते थे, जितना चाहते उतना. प्राइस सरकार कंट्रोल करती थी उनके प्रोडक्शन की चीज़ों का. वो कुछ मान लीजिए कपड़ा प्रोडक्शन कर रहे हैं, कपड़े का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसकी प्राइस सरकार डिसाइड करती थी. बहुत ज़्यादा कोटा वोटा था, मतलब कि प्रोडक्शन इतने यूनिटी करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है. बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे वो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा उन्हें परमिट की ज़रूरत पड़ती थी. तो ये सारी चीज़ें थी जो 1950 से लेकर 1990 तक चली थी. LQP के फॉर्म में ये पॉलिसी सरकार ने अपना रखी थी, लाइसेंसिंग, कोटा, परमिट की. इसको चेंज करने के लिए जब सरकार ने देखा कि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है हमारी इकोनॉमी का, बहुत हमारी इकोनॉमी एकदम गड्ढे में जा रही है, एकदम बर्बाद हो रही है हमारी भारत की अर्थव्यवस्था, तो 1991 में सरकार ने एक नया पॉलिसी लाया, LPG का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. इसके बारे में अभी हम और अच्छे से आगे पढ़ेंगे. लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर्स को भी कुछ रोल प्ले करने का अधिकार देना, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का अधिकार देना, जो पहले अधिकार नहीं था उस सबका अधिकार देना. ये आपका ओवरऑल था इकोनॉमिक रिफॉर्म. इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत ख़राब स्थिति हो गई थी, पब्लिक सेक्टर बहुत करप्ट हो गया था, इनएफिशिएंट हो गया था, अच्छे से काम नहीं कर रहा था. 1990 आते आते हमारा पूरा का पूरा फॉरेन एक्सचेंज जो था वो भी इतना सफिशिएंट नहीं था कि 10 दिन का हम पे कर सकें. उसके लिए भी हमें अपना पूरा गोल्ड वर्ल्ड बैंक को क्या करना पड़ा था, गिरवी रखना पड़ा था. ठीक है, ये सारी सिचुएशन थी. बोरोइंग बहुत ज़्यादा हो गई थी. ठीक है, पुअर परफॉर्मेंस कर रहा था पब्लिक सेक्टर. ये सारी सिचुएशन थी जिसकी वजह से हमें 1991 की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा. ठीक है, एल का मतलब लाइसेंसिंग से हम किस पे आ गए, लिबरलाइजेशन पे आ गए. ठीक है, फॉर इंडस्ट्री एंड ट्रेड. ठीक है, फ्रीडम ऑफ इंडस्ट्री को मिला कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं. और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी जो सरकारी कंपनियों के हाथ में रहीं. 1991 के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो सरकार के हाथ में रहे, जैसे अल्कोहल का, लिक्वर, डिफेंस, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स. ठीक है, डेंजरस केमिकल्स. ठीक है, ये सब अभी सरकारी प्रोडक्शन करती है, ये सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दिया गया है. ठीक है, जो कि अच्छा भी है. सो दिस वॉज ऑल योर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हम लोग फिर क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन, हम लोग किस पे, हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पे LQ यानी कि कोटा से हम लोग किस पे आए, प्राइवेटाइजेशन पे आए. ठीक है, फिर उसके बाद किस पे क्या किया हमने, परमिट से हम किस पे आए, ग्लोबलाइजेशन पे आए. किस लिए आए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फ्रीली होने लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ये सारी चीज़ें थी जो दिखाती हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में. नेक्स्ट हम अब पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ
NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई 1991 में, उसका क्या क्या एलिमेंट्स था। तो उसका 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो उसके अंदर में आया लिबरलाइजेशन आया। पहला लिबरलाइजेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। लिबरलाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आई। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है वो देख लीजिए। लिबरलाइजेशन मतलब होता है फ्रीडम ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरवेंशन था, जो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरफेयर करती थी कि भाई आप ये प्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इतना नहीं कर सकते, उतना नहीं कर सकते, आपको इतना ही यूनिट करना है। प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा दबा के रखा था गवर्नमेंट ने। उस सब से गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना हाथ पीछे किया, अपने को थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दिया कि आप चाहे तो प्रोडक्शन जितना चाहे उतना कर सकते हैं, लीगल चीज़ों का, इलीगल चीज़ों का नहीं, ठीक है। और गवर्नमेंट ने क्या किया, सभी अपनी पॉलिसीज़ को इस तरह से चेंज किया और जो प्राइवेट सेक्टर था, प्राइवेट इंडस्ट्री थी, उनको फ्रीडम दिया। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास आता है क्या क्या वो रिफॉर्म थे जो आपके लिबरलाइजेशन के अंडर में हुए, क्या क्या वो चेंजेस थे जो आपके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के लिबरलाइजेशन के अंडर में हुए। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हुआ वो हम देखेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में एबॉलिशन ऑफ लाइसेंस, जो पहले हर चीज़ के लिए आपको ब्रेड की फैक्ट्री लगानी है, कुछ भी चीज़ की फैक्ट्री लगानी है, बहुत ज़्यादा लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, उसको सरकार ने ख़त्म किया। अब लाइसेंस की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक आध पेपर ले सकते हैं। पहले बहुत ज़्यादा लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, लाइसेंस नहीं मिलता था जल्दी, लेकिन अब क्या किया, लिबरलाइज किया, लाइसेंसिंग से ख़त्म किया लाइसेंस को। हर चीज़ के कुछ चीज़ों का लाइसेंस अभी भी लेना पड़ता है, ठीक है, लेकिन जो कॉमन चीज़ें उनका लाइसेंस अब नहीं लेना पड़ता है फैक्ट्री डालने के लिए। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर की जो पहले सारी फैक्ट्रियां पब्लिक सेक्टर लगाता था उसमें कमी लाया। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है नीचे आना, ठीक है। डिक्रीज किया पब्लिक सेक्टर को, 17 से 8 हो गया पब्लिक सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। प्रोडक्शन एरिया में जो रिजर्वेशन लगा हुआ था कि आप इतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसको क्या किया, डी रिजर्व किया। मतलब अब चाहे आप जितना भी प्रोडक्शन करिए, कुछ भी प्राइस रखिए, अपने हिसाब से बेचिए, अपने हिसाब से खरीदिए, वो सब सरकार ने अपने हाथ से निकाल के प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब आप अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कोटे की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब एक्सपोर्ट और अगर आपको इंपोर्ट कराना है कैपिटल गुड्स का मतलब जो मशीनरी वगैरह बाहर से अगर आपको मंगानी है किसी और देश से, तो उसका भी फ्रीडम हो गया। पहले इसका फ्रीडम नहीं था प्राइवेट सेक्टर को। अब प्राइवेट सेक्टर बाहर से क्या कर सकता है, इजीली मशीन को मंगा सकता है, कैपिटल गुड्स को मंगा सकता है। अब कोई परमिट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये था, दिस इज योर व्हाट, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म हुआ, इंडस्ट्रीज के लिए जो रिफॉर्म हुए अंडर लिबरलाइजेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म आपका सेकंड रिफॉर्म है जो लिबरलाइजेशन के अंडर में आता है, ठीक है। आपको पता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 चीज़ें आती हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो अभी हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, लिबरलाइजेशन के अंदर क्या क्या वो चेंजेस है जो किए गए। लाइसेंसिंग की जगह लिबरलाइजेशन आया था, ये बात पहले से क्लियर ही है आपको। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पढ़ने से पहले कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हुआ, इसको पढ़ने से पहले आपको एक बात याद रखना है कि आपको एक लाइन हर जगह मिलेगी कि मार्केट फोर्सेस क्या होता है। आपको एक वर्ड हर जगह मिलेगा कि मार्केट फोर्सेस क्या होता है। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है डिमांड, किसी भी चीज़ की डिमांड और उसकी सप्लाई, किसी भी चीज़ की डिमांड और उसकी सप्लाई। जब इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए, जब इन दोनों को देखते हुए किसी भी चीज़ की प्राइस, इंटरेस्ट रेट या कुछ भी सेट किया जाता है तो उसको हम कहते हैं मार्केट फोर्सेस। जब डिमांड किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हो और उसकी सप्लाई कम हो तो मार्केट में उसका प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ा हुआ आता है, ठीक है, बढ़ा हुआ सेट होता है। किसी भी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो, डिमांड कम हो तो उसका प्राइस घटा हुआ रहता है। ये आपका आता है मार्केट फोर्सेस, इसी को कहते हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पहले हम देखेंगे क्या होता है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या क्या चीजें आई वो हम देखेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म आपका बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशनल पे लागू हुआ। इसमें स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आया, इसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आया। इंडिया में पहले जो आरबीआई था वो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से पहले यानी कि 1991 से पहले, लिबरलाइजेशन के आने से पहले क्या था, आरबीआई सिर्फ और सिर्फ रेगुलेट करता था। रेगुलेट मतलब रूल एंड रेगुलेशंस बनाता था, कोई हेल्प नहीं करता था किसी भी बैंक को, ठीक है। और प्राइवेट बैंक वगैरह थे नहीं लोन लेने के लिए। तो 1991 के बाद क्या हुआ, जो आरबीआई है वो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना फाइनेंशियल सेक्टर में। फैसिलिटेटर का मतलब होता है फैसिलिटी देने वाला प्राइवेट सेक्टर को और प्लस गवर्नमेंट के जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको फैसिलिटी देने वाला बना। पहले कॉमर्शियल बैंक, पहले आरबीआई क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस कितना, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट फिक्स करता था
लेकिन अब वो कॉमर्शियल बैंक कितना इंटरेस्ट लेंगे, क्या लेंगे, वो सब आरबीआई फिक्स करता था। लेकिन लिबरलाइजेशन के आने के बाद अब वो क्या करने लग गया, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस पे उसने छोड़ दिया कि कितना टैक्स होगा, क्या होगा, एक फैसिलिटेटर बन गया। अब कॉमर्शियल बैंक को वो लोन भी प्रोवाइड करने लग गया। अगर कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है तो आरबीआई अब उसको लोन भी प्रोवाइड करने लग गया। ठीक है, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस का मतलब आपको पता ही है कि फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, अगर बहुत ज्यादा डिमांड है पैसे की तो उसका इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा, बहुत कम डिमांड है तो उसका इंटरेस्ट रेट लो हो जाएगा। तो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया। ठीक है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अब बैंक ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, आरबीआई बस उनको गाइड करने लग गया। ठीक है, ये सब किया। और प्राइवेट बैंकर्स आ गए। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म होने से पहले 1991 से पहले कोई भी प्राइवेट बैंक्स वगैरह नहीं थे, सब गवर्नमेंट बैंक्स थे। ठीक है, 1991 के बाद क्या हो गया, अपने बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स आ गए, प्राइवेट और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हर लेवल पे आ गए। ठीक है, ये सब की वजह से क्या हुआ कि जो हमारा ग्रोथ था वो भी क्या हुआ, उसमें भी डेवलपमेंट और ग्रोथ में भी हमारा इस फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की वजह से बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, हमारा ग्रोथ भी हुआ, डेवलपमेंट भी हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेक्स्ट आपका लिबरलाइजेशन में आता है फिजिकल रिफॉर्म। फिजिकल रिफॉर्म किससे रिलेशन रखता है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। जनरली इसके जो कंपोनेंट है वो टैक्स होते हैं। इसका एक और नाम है टैक्स रिफॉर्म। इसका एक और नाम क्या है फिजिकल रिफॉर्म का, टैक्स रिफॉर्म। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म का मतलब कि क्या क्या चेंजेस हुआ टैक्स में। ठीक है, आप देखिए जीएसटी जो आ गया है इन सारे इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पे। ठीक है, दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, आपको मालूम ही है। इसके अंदर फिजिकल रिफॉर्म के अंदर हमने दो तरीके का टैक्स पढ़ा, डायरेक्ट टैक्स और आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्सेस जिसका बर्डन दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता, इसको पे करना होता है उसी को जिसके ऊपर इसका बर्डन होता है। जैसे इनकम टैक्स, आप 6 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको ही इसका टैक्स भरना होगा। वेल्थ टैक्स, होम टैक्स, ये सारे टैक्सेस, इस तरीके के टैक्सेस जो इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, ये सब क्या होता है, उसी को भरना होता है जिसके ऊपर इसका बर्डन आता है। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप किसी और के ऊपर जो है डाल सकते हैं। जैसे जीएसटी है, मान लीजिए साड़ियां मैं खरीद के लाया, 40 लाख रुपए की साड़ियां खरीद के लाया बेचने के लिए, उस पर जीएसटी लगा होगा 40 लाख की साड़ियों पे। वो साड़ियां जो है जीएसटी लगने के बाद 45 लाख की हो गई। ठीक है, 45 लाख की हो गई। अब ये जो 5 लाख एक्स्ट्रा मैंने दिया है जीएसटी का, इसको मैं किसके ऊपर प्राइस बढ़ा के बेचूंगा और किसके ऊपर डाल दूंगा, बायर्स के ऊपर। किसके ऊपर डाल दूंगा, जो साड़ियां लेने आएंगे बायर्स, उनके ऊपर डाल दूंगा। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाए। इनडायरेक्ट टैक्स आप अपना बर्डन किसी और के ऊपर डाल सकते हैं, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। आप अपने टैक्स का बर्डन किसी और के ऊपर डाल सकते हैं, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपको ही वो बर्डन टैक्स का झेलना होता है, देना होता है जो आपके ऊपर पड़ा है। इस तरीके से ये रिफॉर्म हुआ। ठीक है, आपका फिस्कल रिफॉर्म में, जो कि टैक्स रिफॉर्म एक और नाम है उसका, जीएसटी भी जो नया नया आया है, जीएसटी आया है। जीएसटी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के जीएसटी को लागू किया गया है। ठीक है, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि एक तरह का टैक्स स्ट्रक्चर हो जाए, इसलिए जीएसटी को लागू किया गया। सिंपल, दिस वाज होल योर फिजिकल। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, नेक्स्ट इज योर एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म में क्या आती है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म आता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म आता है। ठीक है, लिबरलाइजेशन के अंदर ये आता है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म में ये दो चीज आती है जिसमें चेंजेस लाया गया। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में क्या क्या चीज, फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या चेंजेस लाया गया वो देखिएगा। फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या चेंजेस लाया गया वो देखिएगा। फॉरेन एक्सचेंज में पहला काम किया गया, डीवैल्यू किया गया हमारी करेंसी को, यानी कि इंडिया करेंसी को डॉलर की करेंसी के सामने डीवैल्यू करना, मतलब इंडिया की करेंसी की वैल्यू कम कर देना। कैसे, पहले $1 हमें मान लीजिए ₹62 में मिलता था। पहले $1 हमें ₹62 में मिलता था, अब यही $1 हमें ₹65 में मिलने लग गया। यहाँ तो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसको कहते हैं डीवैल्यू हो जाना, हमारी करेंसी की वैल्यू और डॉलर के सामने कम हो जाना। इससे क्या हुआ, इससे जो $1 में जो अमेरिकन ले रहे थे $1 और 62 रुपीज़ पा रहे थे, अब अमेरिकन $1 के बदले 65 रुपीज़ पाएंगे, तो वो ₹3 का सामान ज़्यादा खरीद पाएंगे इंडिया से। इसको इसलिए ऐसा किया गया ताकि हमारा एक्सपोर्ट क्या हो, बढ़े, ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। फिर से समझ लीजिए,
एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म में फॉरेन एक्सचेंज को चेंज किया गया, रिफॉर्म किया गया फॉरेन एक्सचेंज में। पहले क्या होता था, जब हम बाहर की कंट्रीज का जब हम करेंसी को चेंज करते थे तो हमें $1 के बदले में 62 रुपीज़ मिलता था अमेरिका वालों को। 1991 के बाद उसकी वैल्यू को क्या कर दिया गया, हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को घटा दिया गया। $1 के बदले अब अमेरिका वालों को 65 रुपीज़ मिल रहा था, 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहा था। तो अब वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रुपीज़ लेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा रुपये खरीदेंगे, इसलिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से सामान ले पाएँ, क्योंकि उन्हें 3 रुपये का एक्स्ट्रा सामान मिलेगा। तो इस तरीके से अमेरिका वाले ज़्यादा से ज़्यादा सामान हमसे मंगा रहे थे, हमसे एक्सपोर्ट करा रहे थे। एक्सपोर्ट कराने की वजह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था, हमें जो करेंसी मिल रही थी उनकी, वो बहुत ज़्यादा मिल रही थी, और ये दर्शाता है कि हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के पाथ पे जा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, इसको कहते हैं डीवैल्यू हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म में क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म में क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड पहले क्या होता था, जो बाहर के देशों से बिजनेस होता था वो उतना नहीं हो पाता था, इंपोर्ट पे बैन लगा हुआ था। अगर एक आध पीस कुछ मंगाना भी है तो उस पर भी कोटा था कि आप 10 पीस ही बाहर से कुछ मंगा सकते हैं, बाहर की कंट्री से। बहुत ज़्यादा लाइसेंस वाइसेंस का झमेला था, परमिट लेना पड़ता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। वो सब क्या किया गया, खत्म किया गया। जो हैवी ड्यूटी लगा रखे थे इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे, वो सब भी क्या किया गया, खत्म किया गया। सरकार ने क्या किया, 1991 के बाद सरकार ने ऐसी पॉलिसीज लाया जिसमें क्या हुआ, इंपोर्ट कोटास को खत्म किया गया, इंपोर्ट लाइसेंस जो लेना पड़ता था उसको खत्म किया गया। ठीक है, और बाहर से जो अगर आपको कुछ मंगाना है, मशीन वगैरह टेक्नोलॉजी, उसको ईजी किया गया मंगाने के लिए, इंपोर्ट कराना ईजी हुआ। एक्सपोर्ट ड्यूटी सरकार ने हटाया। ठीक है, और ये सब चीज़ें सरकार ने थोड़ा फ्रीडम दिया ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन से ट्रेड करने में, बाहर गांव से, बाहर के देशों से बिजनेस करने की पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाया सरकार ने। ये था आपका लिबरलाइजेशन के अंडर का पूरा रिफॉर्म। और लिबरलाइजेशन क्या होता है वो मैं बता ही दिया हूँ। लिबरलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम फोर्सेस। ठीक है, after liberalization our next topic is privatization. Under 1991 economic reform, second reform was privatization. Privatization का मतलब क्या होता है, it is the process of involving the private sector in the ownership and operation of state owned enterprises. जब 1990 के बाद सरकार को लगा कि हमें नया पॉलिसी लाना चाहिए, हम एकदम बर्बाद हो चुके हैं, हमारी इकोनॉमी एकदम बर्बाद हो चुकी है, तो 1981 जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था उसमें प्राइवेटाइजेशन का भी इंट्रोडक्शन किया था सरकार ने। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि सरकार कुछ चीज़ों से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के प्राइवेट सेक्टर को उसका अधिकारी, उसका ओनरशिप, उसका मालिकियत देने लग गई। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम कहने लग गए प्राइवेटाइजेशन। 1991 से पहले प्राइवेट सेक्टर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट, प्राइमरी रोल प्ले नहीं करने के लिए सरकार ने उसको रिस्ट्रिक्टेड कर रखा था कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा। ये सब बात मैं पहले बता ही चुका हूँ आपको। 1981 में प्राइवेटाइजेशन का जो है इंट्रोडक्शन किया गया कि अब प्राइवेट सेक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। गवर्नमेंट जो भी उनकी जो लॉस चल रही है कंपनीज लॉस में, उसमें से डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, और डिसइन्वेस्टमेंट करके और उसकी मलिकियत, उसकी ओनरशिप किसको बेचेगी, प्राइवेट सेक्टर को बेचेगी। ठीक है, ये था। डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके तहत गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देती है जो भी ऐसी कंपनियां होती हैं जनरली जो लॉस में जाती हुई रहती हैं, और उसकी ओनरशिप, उसके शेयर्स किसको ट्रांसफर कर देती है गवर्नमेंट, किसको बेच देती है, प्राइवेट सेक्टर्स को। नेक्स्ट हमारा आता है, तो प्राइवेटाइजेशन का ये रहा डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप एंड ऑपरेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसका किस तरह से, दो तरीकों से मैंने बताया है कि प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट इम्प्लाई करती है। आउटराइट सेल ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उसको गवर्नमेंट अपनी जो कंपनीज है उसको सेल कर देती है। नेक्स्ट, विड्रॉवल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप फ्रॉम मिक्स्ड एंटरप्राइजेस। मान लीजिए कोई पब्लिक और प्राइवेट कोई कंपनी है जिसको प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर चला रही है, उसमें से भी गवर्नमेंट क्या कर लेती है, अपना विड्रॉवल ले लेती है, अपना शेयर निकाल के उसको पूरा प्राइवेट सेक्टर को सेल आउट कर देती है। उसके बावजूद 9 ऐसी कंपनीज थी 1991 में जो प्राइवेटाइजेशन के बाद, नवरत्नाज 9 ऐसी कंपनीज थी जो सरकार ने अपने हाथ में रखी। पेट्रोलियम की कंपनी थी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, और भी ऐसी कंपनीज थी ONGC जिसको सरकार ने अपने हाथ में रखा।
और क्या है इसमें, क्यों जरूरत पड़ी हमें प्राइवेटाइजेशन की? प्राइवेटाइजेशन की जरूरत इसलिए पड़ी, हमें पता ही है कि कितना ज़्यादा करप्शन हो गया था, जो पब्लिक सेक्टर थे वो पूरे पूरे बर्बाद हो चुके थे, वो इनएफिशिएंट थे, करप्शन में एकदम डूबे हुए थे। 1950 से लेकर 1990 तक आते आते वो एकदम हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी थी। ये सब कारण थे कि हमें प्राइवेटाइजेशन का जरूरत पड़ा। मोस्ट पब्लिक सेक्टर टर्न इनटू सोशल डेड वेट, ठीक है, लीकेज, इनएफिशिएंसी, करप्शन, ठीक है, ये सारी चीजें क्या थी, जो बहुत ज्यादा, ये सारी चीजें क्या थी, बहुत ज्यादा अचानक से बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी, रैम्पेट, मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी, एकदम बर्बाद हो चुकी थी। ये सब कारण रहे थे प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोडक्शन देने का। और प्राइवेट कंपनियां आई तो एक कंपटीशन का माहौल जनरेट हुआ, ये भी जरूरी था, क्योंकि हमारे जो अपने ये थे पब्लिक सेक्टर थे वो बिल्कुल भी इनएफिशिएंट हो चुके थे, अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। ये सारे रीजन थे हमारे प्राइवेट सेक्टर के आने के इंडिया में। नेक्स्ट हमारा आता है गेन। क्या फायदे हुए प्राइवेटाइजेशन आने से, प्राइवेट कंपनी आने से, बाहर की फॉरेन कंपनीज आने से, इंडिया की कंपनी इंडिया में मार्केट प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाने से क्या क्या फायदे हुए, देखिएगा। पहला फायदा हुआ इम्प्लाइज सुपरमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट। पहले क्या होता था कि कुछ भी सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए किया जाता था, भले ही वो लॉस हो, कुछ हो, ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन होता था जो समाज के काम आए। कोई उसमें प्रॉफिट वगैरह नहीं कमा पाता था, कंपनियां उसमें एकदम प्रॉफिट नहीं कमा पाती थी, गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब सुपरमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट हुआ। अब लोग अपने लिए क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, गवर्नमेंट का कोई भी उसमें इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, गवर्नमेंट का कोई भी उसमें इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। ऐसा ये सेल्फ इंटरेस्ट के साथ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या फायदा रहा अपना आने का, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। पहले सिर्फ बीएसएनएल था जिसका हमें कनेक्शन मिलता था बहुत मुश्किल से, लेकिन उसके बाद कई टेलीकॉम कंपनीज आई, प्राइवेटाइजेशन आने के बाद फॉरेन की कंपनीज आई। पहले कुछ ही प्रोडक्ट होते थे, अब कई प्रोडक्ट हमें मिलने लग गए। पहले बहुत एक ही कंपनी का सामान मिलता था सरकार से, लेकिन अब बाहर से कंपनी इस्टेब्लिश हो गई, प्राइवेट सेक्टर आने लग गई, मैंने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करने लग गया, तो हमें तरह तरह का डिफरेंट प्रोडक्ट मिलने लग गया, ठीक है। ये फायदा हुआ प्राइवेटाइजेशन आने का। और क्या फायदा हुआ, प्रमोट्स कंज्यूमर सॉवरेंटी। अब कंज्यूमर की जो स्वतंत्रता थी, कंज्यूमर की जो सुपरमेसी थी, उसको टॉप पे रखा गया। पहले आप बीएसएनएल का, पहले जब 1991 से पहले जब पब्लिक सेक्टर के हाथ में था सब कुछ, जब LQP का जब चलन था, आपका लाइसेंसिंग परमिट कोटा LPQ का जब चलन था, तो क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ बीएसएनएल का बोलबाला था, और उसमें बहुत करप्शन वगैरह था, कनेक्शन नहीं मिलता था। लेकिन अब प्राइवेटाइजेशन आने से, कई कंपनियां आने से पब्लिक कंज्यूमर सॉवरेंटी हो गया, मतलब कि सबसे सुपर किसको रखा गया, सबसे ऊपर किसको रखा गया, कंज्यूमर्स को रखा गया, यूज करने वाले जो सामान को यूज करते हैं उनको रखा गया, उनके हिसाब से उनको जल्दी जल्दी सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया गया। और प्राइवेटाइजेशन आने से कंपटीशन भी बढ़ा, बाहर की कोई कंपनी आई, यहाँ पे लगी। मान लीजिए कि आपके घर के बगल में आपकी कपड़े की दुकान है और उसके बगल में बहुत बड़ा एक कोई कपड़े की दुकान, मॉल खुल जाए, तो आप भी क्या करेंगे, अपने आप को उसके कम्पीट करने के लिए अपने आप को भी रेनोवेट करवाएंगे ना अपनी दुकान को, और उसको भी क्या करेंगे, आप उसके बराबर में ले खड़ा करेंगे ना। वही हाल हुआ, बाहर से कंपनियां आई, यहाँ पे सेटअप हुई, तो हमारे वहाँ की जो कंपनियां थी सरकार की, वो भी क्या होने लग गई, अपने आप को कॉम्पिटिशन में इन्वॉल्व करने लग गई उनसे, और अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करने लग गई। ये सारे फायदे थे प्राइवेट सेक्टर के यहाँ आने के। लॉस क्या क्या हुआ हमारा, जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी था, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी कि मतलब समाज के लिए सब कुछ करना है, गरीबों के लिए करना है, इस पैटर्न पे जो हमारा समाज चलता था, टाइप ऑफ इकोनॉमी में मैंने पहले बताया है जब मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था, तो उसमें क्या है, ये इसको ख़त्म कर दिया। प्राइवेटाइजेशन के आने से प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, सिर्फ यही एक मंत्र स्टार्ट हो गया, और कंपनी का ग्रोथ, बस सोसाइटी को नहीं देखते हैं, बस पेपर पे लिखा रहता है कि हाँ समाज को देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर वाले सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, ठीक है। तो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो था कि उन चीज़ों का प्रोडक्शन होगा जो जिसकी ज़रूरत समाज को होगी, सोसाइटी को होगी, वो सब क्या हो गया, ख़त्म हो गई वो सब चीज़ें। अब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम होने लग गया। नेक्स्ट क्या रहा, सिस्टम ड्रिवन बाय फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। अब जो प्राइस है वो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस के हिसाब से फिक्स होने लग गया चीज़ों का। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस मैंने पहले भी समझाया है कि जब प्राइस डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग
किसी भी चीज़ की फिक्स होती है तो उसको कहते हैं हम फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। अब एक और बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि फ्री प्ले ऑफ मार्केट एक ये प्राइवेटाइजेशन में ये सिस्टम डेवलप हुआ, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, कि मतलब अगर सप्लाई किसी चीज़ की कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो उसकी प्राइस क्या रहेगी, हाई रहेगी। कभी तो ऐसा हो ही जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। तो ऐसा होने की वजह से जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके भी दाम बढ़ जाते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं होते हैं प्राइवेट इस सिस्टम में, वो ज़रूरी चीज़ें से वंचित रह जाते हैं, डिप्राइव रह जाते हैं, और वो चीज़ नहीं खरीद पाते हैं। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन आया ये गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं नुकसानदायक था। ओके गाइस, दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन। जब 1991 का रिफॉर्म हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म, उसमें थर्ड आपका रिफॉर्म आता है ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन एक 1991 से पहले हमें पता है कि इंडिया से ना बाहर सामान एक्सपोर्ट होता था, नहीं एक्सपोर्ट तो ज़्यादा होता था, ठीक है, लेकिन अंदर इंपोर्ट नहीं होता था, ठीक है। तो ये क्या होता था, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था, बाहर से आप मशीन वगैरह नहीं मंगा सकते थे, अगर मंगाना भी चाहे तो उस पर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस सरकार लगा दी थी। और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव करने के लिए, ताकि यहाँ का माल यहीं बने और यहीं बिके और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाए, इसके लिए उन्होंने बाहर से सामान मंगाना मना कर दिया था, उस पर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लगा के उसका प्राइस हाई कर देते थे। ये सब चीज़ें थी 1991 के पहले की पॉलिसी, हम देखे ही हैं, ठीक है। तो उसके बाद 1991 में ग्लोबलाइजेशन आया। ग्लोबलाइजेशन क्या कहता है, एक पूरा ग्लोब, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से मिलाना, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है। It means integrating economy of a country with economies of other countries under conditions of free flow of trade and capital across borders। इसका मतलब क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन का मतलब पूरी दुनिया, एक कंट्री को दूसरी कंट्री के इकोनॉमी से मिलाना और उनके बीच में फ्री फ्लो, मतलब बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के प्रॉपर ट्रेड होना, बिजनेस होना और सामानों का आवागमन होना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना विथ कैपिटल, पैसे के साथ, अक्रॉस बॉर्डर्स। ये होता है ग्लोबलाइजेशन आपका, कि एक कंट्री है, अमेरिका इंडिया से सामान ले पैसा दे, इंडिया अमेरिका को सामान दे पैसा ले, ऐसे करके फ्री फ्लो होना ट्रेड का, बिजनेस का, कोई रिस्ट्रिक्शन ना होना, कोई एकदम प्रॉब्लम ना होना, इसको कहते हैं हम ग्लोबलाइजेशन। 1991 में इस ग्लोबलाइजेशन आया। ग्लोबलाइजेशन के साथ हमने अब बाहर से मशीनें मंगाना भी शुरू किया, इंपोर्ट करना शुरू किया। पहले इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन था बहुत ज़्यादा, सरकार ने टैक्सेस को कम किया, सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम किया, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू किया सरकार ने, इंपोर्ट ज़रूरत के हिसाब से करना शुरू किया, रिस्ट्रिक्शन ख़त्म किया। अब जो आप बाहर भेजने के लिए जो लिमिट लगी हुई थी एक्सपोर्ट के लिए, वो भी ख़त्म किया। हमारे जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको हेल्प किया कि वो एक्सपोर्ट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा सामान, और इंपोर्ट कर सकें, मशीनरी वगैरह बाहर से मंगा सकें प्रॉपर डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए। इस सब में सरकार ने हेल्प किया ग्लोबलाइजेशन में। और क्या किया, अच्छा, पॉलिसी स्ट्रेटजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या क्या वो पॉलिसी थी जिसके तहत इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया गया। पहला है इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो था कि फॉरेन इन्वेस्ट यहाँ पे आके बाहर की कंट्रीज, यहाँ पे बाहर की कंट्रीज की कंपनीज, फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आके इन्वेस्ट नहीं कर सकती हैं। बहुत ही लिमिटेड था, लिमिट लगा हुआ था, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। उस सबको सरकार ने क्या किया, इक्वलाइज किया, उसको बैलेंस किया और उसको इंक्रीज किया। उसमें लिमिट जो लगी हुई थी इसको इक्विटी का मतलब है कि इक्वलाइज किया, बैलेंस किया। और अब जो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या किया गया, बढ़ाने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया गया और उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच किया गया कि अब हमारे वहाँ ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी है, आप आइए, फैक्ट्री लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए, ठीक है। ये सब ये किया गया, पहली पॉलिसी। दूसरा था हमारा पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। इसका मतलब है, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब जो रुपीस था उसको अब इजिली हर जगह पे, कई जगह पे कन्वर्ट किया जा सकता था डॉलर में, डॉलर को कन्वर्ट किया जा सकता था रुपीज़ में। तो ये सबसे क्या हुआ कि आप इजिली क्या कर सकते थे, सामान इंपोर्ट करा सकते थे, सामान एक्सपोर्ट कर सकते थे। इसकी बहुत सारी व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्या पॉलिसी थी, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। ये जो ट्रेड पॉलिसी था ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं अपनाया गया, ये मिनिमम 5 ईयर के लिए अपनाया गया और लॉन्ग टर्म के लिए अपनाया गया, कि भारत ने कहा कि अभी ये पॉलिसी ज़्यादा लंबी दूरी तक जाएगी। रिडक्शन इन टैरिफ। रिडक्शन इन टैरिफ का मतलब है कि जो टैक्सेस वगैरह, जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह बहुत ज़्यादा लगती थी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सबको क्या किया गया, कम किया गया। जो बाहर से मशीनरी मंगाने पे, इंपोर्ट कराने पे कैपिटल गुड्स का, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह लगता था, उसको कम किया गया। सरकार ने उसको एकदम ही
जो है कम स्तर पे किया, ताकि वो अंदर जब आए, इंडिया में आए, तो उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए और जो प्राइवेट सेक्टर है जो मशीनरी खरीद रहा है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। ठीक है, इसके लिए रिड्यूस किया गया टैरिफ में, टैक्सेस वगैरह में। नेक्स्ट, विड्रॉवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। विड्रॉवल ऑफ क्वांटिटी 2001 से सारे जो पहले क्या था, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन था कि आप इतना ही प्रोडक्शन करेंगे, आप इतना ही प्राइस पे बेचेंगे। 1991 के पहले, ठीक है, कोई भी फॉरेन कंट्री या कोई भी आप बाहर से सामान मंगाएंगे तो इतना ही मंगाएंगे, इंपोर्ट कराएंगे तो इतना ही कराएंगे, इससे ज़्यादा नहीं करा सकते। 10 पीस से ज़्यादा कोटा लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा परमिट होता था, बहुत ज़्यादा रेड टेपरिज्म भी था, मतलब कि बहुत ज़्यादा पेपर वर्क वगैरह करना पड़ता था। ये सब से सरकार ने मुक्ति दिलाई 2001 से। जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था कि आप इतना ही सामान मंगाएंगे, उसको सरकार ने क्या किया, ओवर किया, खत्म किया। और सारे जो पेपर वर्क थे, लाइसेंस था, इतना सारा लेना पड़ता था, उस सबको खत्म करके बहुत ही इजी प्रोसेस किया, ताकि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके ट्रेड कर सकें, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो बिटवीन अक्रॉस बॉर्डर्स दूसरी कंट्रीज से। ये था आपका पूरा ग्लोबलाइजेशन। इसके पहले हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन देख लिया, उसको जरूर देखें।